माकाणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाचल राहुल जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के गूगल मीट में श्रद्धेय बनते जी को अपनी बात रखनी थी, और पिछले कुछ दिनों से श्रेष्ठ जीवन निर्माण की सीरीज पे श्रद्धेय बनते जी के लेक्चर लगातार हो रहे हैं, और ये बेहतर होता है कि श्रद्धेय बनते जी आज हम सब का मार्गदर्शन कर रहे होते, लेकिन किसी कारणवश उनकी व्यस्तता की वजह से मुझे अवसर मिला कि मैं अपनी बात आपसे साझा करूं। तो मैं, चूंकि हम अक्सर बात करते रहे हैं और धम्मभूमि का पूरा आंदोलन श्रेष्ठ जीवन की बात करता है, और हम इस मुहिम से, इस आंदोलन के साथ, इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि देश के हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, उसके जीवन में सदाचरण आए, उसके जीवन में नैतिकता आए, वो धर्म के अनुसार आचरण करना सीख जाए। और ये तमाम बातें निश्चित रूप से अंततः हम सभी को श्रेष्ठ जीवन के पथ पर लेके जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से श्रद्धेय बनते जी जिन जिन विषयों पे बात कर रहे थे, बहुत ही, मैं यूं कहूँ कि माइक्रो लेवल पे एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर श्रद्धेय बनते जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी अनुपस्थिति में या फिर उनकी व्यस्तता के चलते मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से ही एक छोटा सा चैप्टर है। और एक बार पहले भी हमने बात की थी कि सुखी ग्रस्त जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसी बात का विस्तार करते हुए कुछ दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं कि जब हम श्रेष्ठ जीवन की बात करते हैं, तब निश्चित रूप से श्रेष्ठ जीवन का मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का श्रेष्ठ हो जाना, उसके जीवन का अच्छा हो जाना। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा बना लेता है, तब निश्चित रूप से उसका जीवन श्रेष्ठ हो ही जाता है। तो इसी कड़ी में एक बड़ा सर्वाधिक प्रासंगिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एक जगह पे लिखते हैं कि पति पत्नी को, एक जीवन साथी और जीवन संगिनी को, उनका व्यवहार आपस में एक दोस्त की तरह होने चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए एक दूसरे के। और ये सवाल हमारे समाज में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम जितने भी रिश्ते नाते देखते हैं अपने चारों तरफ, उन सब में एक निश्चित उम्र का पड़ाव पार करने के बाद कोई जीवन साथी और उसकी जीवन संगिनी निश्चित रूप से अपने जीवन के आखिरी दिनों तक, यदि किसी कुसंयोग से दोनों में से किसी एक की मृत्यु नहीं होती है या फिर तलाक नहीं होता है, तो अपने जीवन के आखिरी पलों तक वो साथ रहते हैं। और ऐसे में अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या, अपनी पूरी जीवन शैली, और यूं कहें कि उनका पूरा का पूरा सामाजिक व्यवहार इस बात पर टिका होता है कि जीवन साथी और जीवन संगिनी का संबंध आपस में कैसा है। वर्षों पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में, मुझे याद है कि एक बार मैंने राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पे ही, पहले ही पेज पर, एक बहुत बड़ी हेडलाइंस के साथ एक न्यूज पढ़ी। क्योंकि ट्रेंड ये रहता है सामान्यतः कि जब हम लड़के या लड़की का रिश्ता देखते हैं, तो इस बात को बड़ी प्राथमिकता देते हैं कि लड़का नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उसका घर अच्छा है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण निर्धारक रहती है। तो खबर ये थी पत्रिका के फ्रंट पेज पे कि एक बहुत ही सीनियर लेवल के जो आरएस अधिकारी थे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जीवन संगिनी की क्रिकेट के बैट से पीट पीट कर मर्डर कर दिया था। और फिर उस घटना का कारण लिखा हुआ था कि एक लंबे समय से उनके बीच खटपट चल रही थी, और उस दिन जो है उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी। जीवन संगिनी ने अपने जीवन साथी को, अपने हस्बैंड को विश नहीं किया, और इस बात से गुस्सा होकर, आहत होकर, उसने बच्चों के खेलने का जो क्रिकेट का बैट पड़ा हुआ था वो उठाया और अपने पत्नी के सिर पे 3-4 बार वार किए, और वो मर गई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रशासनिक सेवा करते रहे, और वो बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे, 45-50 के आसपास उम्र रही होगी उनकी। तो इस उम्र में जाने के बाद भी यदि दो व्यक्ति जो पिछले 2-3 दशक से साथ रहते रहे हैं, वो अगर ठीक ढंग से एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के व्यवहार को नहीं समझ पा रहे हैं, तब इस बात की पूरी संभावना है कि ये दोनों जब भी घर से बाहर निकलेंगे, बहुत ही तनावग्रस्त होकर निकलेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र पर, समाज के दूसरे लोगों के बीच में, जहां कहीं भी ये काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, न तो उस काम को ठीक ढंग से कर पाएंगे, और न ही
इनका व्यवहार दूसरे लोगों के सामने ठीक हो पाएगा। तो निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध के समय से लेकर आज तक ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है कि आखिर एक जीवन साथी और जीवन संगिनी किस तरह से आपस में व्यवहार करें कि उनका जीवन शांत हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में खुशियां रहे, वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करते अपना जीवन जी सके। तो निश्चित रूप से तथागत से भी ये सवाल पूछा गया जब वो चारिका करते अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। तो कुछ ग्रस्त लोग थे, वो तथागत के पास पहुंचते हैं और निश्चित रूप से बहुत सी महिलाएं भी उनमें शामिल थी। तो बात तो उस क्षेत्र विशेष के गृहपतियों से, जीवन संगिनियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन तथागत ने वो बात जो आज से 2500 साल पहले लगभग कही, वो निश्चित रूप से आज भी बड़ी प्रासंगिक है। क्योंकि इस आधुनिक दौर में जब हम जी रहे हैं, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वहां हम देखते हैं कि शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए दो पैटर्न हमारे पास हैं, और आजकल एक तीसरी चीज हम ऐड कर सकते हैं। दो कौन से? एक जिसे हम अरेंज मैरिज कह रहे हैं, दूसरा वो जिसे लव मैरिज कहते हैं, और तीसरे कुछ लोग घर से भाग के शादी कर लेते होंगे। लेकिन तीनों ही दशाओं में जब हम देखते हैं कि कोई लड़का या लड़की जब से साथ रहना शुरू करते हैं, तो अपने जीवन के उस वैवाहिक जीवन के, उस दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर और जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ती है, तो फिर क्या वो उसी प्रेम भाव के साथ, उसी मैत्रीपूर्ण भाव के साथ और ठीक उसी शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन को चला पाते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और अभी साल भर पहले हमने वो श्रद्धा कांड देखा, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़का और लड़की जो है, वो लड़का मर्डर कर देता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी को ये सोचने पे मजबूर करती है। और यहाँ तक कि मैं बहुत से मिशनरी साथियों से भी सुनता हूँ कि हम मिशन का काम करना चाहते हैं, लेकिन जीवन संगिनी को ये स्वीकार नहीं है। और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं निश्चित रूप से, जो समाज के लिए काम करना चाहती है, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में आगे आना चाहती है, लेकिन उनके जीवन साथी को ये स्वीकार नहीं है कि हमारे घर की महिलाएं आगे निकल के बाहर जाके काम करें। तो आखिर ये सारे के सारे टकराव, वो चाहे छोटी छोटी बातों से लेकर हो या फिर बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हो, तलाक के कारण बन जाते हो, हत्याओं के कारण बन जाते हो, ये सारी की सारी चीजें आखिर होती क्या है? इनकी मूल वजह क्या है और किस तरह से दूर किया जा सकता है इन चीजों को? इन सारी बातों पे मार्गदर्शन करते हुए तथागत उन ग्रस्त लोगों को उपदेशना देते हुए कहते हैं, जब वो सारे इकट्ठे होकर पूछते हैं तथागत से कि तथागत, एक जीवन साथी और जीवन संगिनी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? तब तथागत कहते हैं कि गृहपतियों, एक जीवन साथी और जीवन संगिनी के 4 प्रकार के सहवास होते हैं। 4 तरीकों से वो साथ साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं। पहला, एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। दूसरा, एक दुष्ट पुरुष एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ रहता है। तीसरा, एक श्रेष्ठ पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। और चौथा और अंतिम, एक श्रेष्ठ पुरुष एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ रहता है। तथागत कहते हैं, इस बात का विस्तार करते हुए, इसे समझाते हुए, कि जो पहले प्रकार का सहवास है एक जीवन साथी और जीवन संगिनी का, जिसमें एक दुष्ट पुरुष है और दुष्ट स्त्री है, तथागत कहते हैं कि गृहपतियों, एक जीवन साथी हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजों का सेवन करता है, वह निश्चित रूप से दुष्ट मनुष्य माना जाता है, दुष्ट पुरुष है, वह अकुशल कर्म करने वाला है, धन का लालच करते हुए ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है। ऐसा पुरुष सदाचारी लोगों को गालियां देता है, बुरे वचन बोलता है। उसकी जीवन संगिनी भी जीव हत्या करती है, चोरी करती है, झूठ बोलती है, व्यभिचार करती है, वह भी नशीले पदार्थों का सेवन करती है, वह दुष्ट कहलाती है। निश्चित रूप से ऐसी महिला भी है कुशल कर्म करने वाली है, वह भी धन लोलुप है, वह सदाचारियों को गाली देती है, बुरे वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों, एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। इसका मतलब कि दोनों ही जीवन साथी और जीवन संगिनी, दोनों ही, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, पंचशील के अनुसार नहीं है, और दोनों एक दूसरे को धोखा देते हुए, दोनों एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकते हुए
पूरे समाज की आंखों में धूल झोंकते हुए साथ बने हुए हैं। उनका वैवाहिक संबंध तो चल रहा है, वैवाहिक संबंध तो टिका हुआ है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर, अकुशल कर्मों की बुनियाद पर। तो एक पहला प्रकार तो ये है किसी जीवन साथी और जीवन संगिनी का, जो तथागत बताते हैं। फिर तथागत कहते हैं दूसरा प्रकार, जिसमें पुरुष या जीवन साथी दुष्ट है, लेकिन उसकी जो जीवन संगिनी है, जो महिला है, वो श्रेष्ठ महिला है। तथागत कहते हैं कि गृहपतियों, एक जीवन साथी हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजों का सेवन करता है, वह दुष्ट है, अकुशल कर्म करने वाला है, धन का लालच करने वाला है, सदाचारी लोगों को गालियां देता है, बुरे वचन बोलता है। लेकिन इसके विपरीत उसकी जीवन संगिनी न कभी जीव हत्या करती है, न कभी चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीली चीजों का सेवन करती है, और इस तरह से न अकुशल कर्म करती है। तो इस तरह से गृहपतियों, वास्तव में एक दुष्ट आदमी एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ रहता है। इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि, और देखते हैं हम अक्सर कि बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी नजरों में, खासकर हम मनुवादी व्यवस्था की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि पति को परमेश्वर मानने का जो भाव है, चाहे कितना ही शराबी पति क्यों ना हो, जीवन साथी रोज थप्पड़ मारता हो, रोज मारपीट करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं अपने जीवन साथी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहती है, पूछने पर भी नहीं बताती है। और यहाँ तक कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करूं आपसे, तो मैंने देखा गाँव में कुछ महिलाएं तो मैंने ऐसी भी देखी है जिनका जीवन साथी भयंकर शराबी है, उसके बाद भी उनकी जीवन संगिनियां इतनी पतिव्रता भाव वाली है, अपने जीवन साथी को जब वो मांगता है, उस अपने जेवर तक उतार कर दे देती है, इस बात को जानते हुए भी कि ये शराब पी जाएगा या फिर ये इसका सदुपयोग नहीं करेगा, तो अपने गहने, अपनी बहुत खून पसीने की कमाई जो उसने बचत कर रखी है, वो तक अपने जीवन साथी को भेंट कर देती है, और फिर वो शराब पी के आता है, फिर मारपीट करता है। तो इस तरह की चीजें, जहां पे महिलाएं तो ठीक हैं, जीवन संगिनी तो ठीक है, लेकिन जीवन साथी का व्यवहार बिल्कुल भी धर्म के अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से तथागत कहते हैं कि एक जीवन साथी और जीवन संगिनी का जो दूसरा प्रकार है, वहां पे जीवन साथी खराब है, दुष्ट है, लेकिन जीवन संगिनी वो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाली है, वो भला जीवन व्यतीत करने वाली है। एक तीसरा प्रकार है, तथागत कहते हैं कि गृहपतियों, एक जीवन साथी हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजों का सेवन नहीं करता, सदाचारियों को गालियां नहीं देता, धन का लालच नहीं करता, बुरे वचन नहीं बोलता, लेकिन उसकी जीवन संगिनी जीव हत्या करती है, उसकी जीवन संगिनी चोरी करती है, उसकी जीवन संगिनी व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजों का सेवन करती है, वो दुष्ट है, अकुशल कर्म करने वाली है, धन का लालच करने वाली है, सदाचारियों को गाली देती है, बुरे वचन बोलती है। इस तरह से एक तीसरा प्रकार वैवाहिक जीवन का ये है, जहां पे जीवन साथी तो श्रेष्ठ है, अच्छा है, लेकिन जीवन संगिनी जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति की है, वो धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली नहीं है। फिर तथागत कहते हैं अंत में कि तीन प्रकार बता दिए, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ दंपति, बेस्ट कपल जिसे हम कह सकें, एक बहुत ही आदर्श दाम्पत्य जीवन जीने वाली जोड़ी जिसे हम कह सकें, वो कैसी होती है। तथागत इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गृहपतियों, एक जीवन साथी और एक जीवन संगिनी, दोनों ही न तो कभी हत्या करते हैं, दोनों ही न कभी चोरी करते हैं, दोनों ही न कभी व्यभिचार करते हैं, दोनों ही न कभी झूठ बोलते हैं, दोनों ही न कभी नशीले चीजें पीते हैं, न कभी दुष्ट आचरण करते हैं, न कभी अकुशल कर्म करते हैं, न धन का लालच करते हैं, न सदाचारी लोगों को गाली देते हैं, और न ही दोनों दुर्वचन बोलते हैं, खराब वचन बोलते हैं। इस प्रकार यथार्थ में एक श्रेष्ठ पुरुष एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ रहता है। तो इन चार प्रकार के लोगों को देखकर हो सकता है कि ये सारे के सारे अवगुण न हो, लेकिन हम इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि
एक छोटी सी चीज भी, एक छोटी सी बात भी किस तरह से कला का कारण बन जाती है, बहस का, विवाद का कारण बन जाती है। और सैद्धांतिक रूप से इन चीजों से बाहर निकल के और बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि एक परिवार में एक महिला और पुरुष साथ रहते रहते किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो जब तक धर्म हमारे व्यवहार में नहीं आता है, तब निश्चित रूप से उस मनुवादी व्यवस्था का हिस्सा रहते हुए, जहां महिलाओं को सदैव अपमान की दृष्टि से देखा गया, उन्हें हीन समझा गया है, उस पितृसत्तात्मक ढांचे में रहते हुए हमारे मन में भी ये भावना, ये विचार घर कर जाता है कि निश्चित रूप से महिलाएं आनुवांशिक रूप से इस जिम्मेदारी को लेकर पैदा हुई है कि वो घर के सारे काम करेगी। उन्हीं की जिम्मेदारी है घर के सारे पुरुष सदस्यों की देखभाल करने की। और पुरुष और घर के लड़के भी, अ, मुझे खुद को याद है कि जब मैं पहली बार घर से बाहर निकला अ, अपने नौकरी के सिलसिले में, तब रोटियां बनाना सीखी। और अब भी, और मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ अपने दोस्तों को कि मैं गोल रोटियां नहीं बना पाता हूँ। और इसका कारण निश्चित रूप से ये रहा होगा कि रोटियां बनाना लड़कों की परवरिश का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब बहन भाई के रूप में आप देखते हैं, तब कंधों पर ये जिम्मेदारी रहती है। फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हम जीवन साथी और जीवन संगिनी को देखते हैं, तब वहां पर भी यही हो रहा है कि महिलाएं काम कर रही है और पुरुष जो है वो इस उम्मीद में बैठा है कि घर की महिलाएं सारे काम करेगी, मेरी जीवन संगिनी की जिम्मेदारी है कि ये मेरे कपड़ों की प्रेस करके दे। और हम सभी लोग घर में रहते हुए निश्चित रूप से इस तरह की उम्मीद करते होंगे। और अपवाद स्वरूप ही ऐसे पुरुष होते होंगे, ऐसे जीवन साथी होते होंगे जो कभी कभार अपनी जीवन संगिनियों के कपड़ों की प्रेस कर देते हो, या फिर उनके लिए चाय बना देते हो, उनके लिए खाना बना देते हो, या फिर यूं कहते हो कि आज खाना मैं बनाऊंगा। ये हो सकता है कि उनको बीमार देख के हम ये तय कर लें कि आज घर पे खाना नहीं बनाएंगे, होटल पे रेस्टोरेंट पे खा आते हैं। लेकिन तब भी निश्चित रूप से वो समानता की भावना जिसकी बात सरदेव भंते जी अक्सर करते रहे हैं, वो समानता की बात जो महाकारुणिक बुद्ध ने की है, वो समानता की बात जो निश्चित रूप से लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। जहां पे हम ये कहते हैं कि, और सुखदेव बनते जी बहुत ही गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के अनुयायी, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं में निष्ठा रखने वाले लोग, यदि मानव मानव एक समान का नारा लगाने वाले लोग, यदि घर की महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं, अपने जीवन संगिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तब क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि दोनों का संबंध, दोनों का रिश्ता ठीक हो पाएगा? और अगर ये ठीक नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा। तब इस बात की जरूरत और बढ़ जाती है कि हम धर्म की बातों को जो जिन पे चर्चा कर रहे हैं, जिन सारी चीजों के बारे में हम मंचों से भाषण दे रहे हैं, यदि वो सच में हमारे खुद के व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाती है, हमारे खुद के घर में लागू नहीं हो पाती है, और जिस बराबरी की, जिस समानता की बात मैं समाज की सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से करता हूँ, अगर अपने घर में समानता का वो सिद्धांत लागू नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं अच्छा जीवन साथी बन पाऊंगा? और यदि मेरी जीवन संगिनी भी उन सारे बिंदुओं का जो धम्म के अनुकूल है, धम्म की शिक्षाओं के अनुकूल है, जो माँ कार्णिक बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनका ठीक ढंग से पालन नहीं करती है, तब क्या ऐसा हो सकेगा कि वो एक आदर्श और अच्छी जीवन संगिनी कहला सके, बन सके, या फिर वो एक रोल मॉडल बन सके पूरी सोसाइटी के लिए? तो निश्चित रूप से इन दोनों ही बातों के उत्तर हमें ना में मिलेंगे। और इसलिए, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस समर्पण के साथ विवाह का बंधन शुरू होता है, और बंधन कहना भी गलत ही बात है, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों की समानता की एक यात्रा शुरू होती है, वहां से लेकर और अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव तक दोनों साथ रहते हुए कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का प्रदर्शन करते हैं। और मुझे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप खुद के घर को देखेंगे, अपने दोस्तों के व्यवहार को, अपने पड़ोसियों के व्यवहार को देखेंगे, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सारी चीजें निकल के सामने आएगी कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनका आचरण
अपने जीवन साथी के प्रति या फिर अपनी जीवन संगिनी के प्रति ठीक नहीं है, और यदि ठीक नहीं है तो फिर क्या उनका दाम्पत्य जीवन इस मजबूरी पे टिका हुआ है कि अगर हम संबंध विच्छेद कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। और इस डर को यदि हम निकाल दें तो आप देखो कि अनगिनत जोड़े सामने आ जाएंगे जो इस संबंध से दूर भागना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि जीवन साथी और जीवन संगिनी का व्यवहार बहुत ज्यादा मित्रता भरा हो, न केवल मित्रता भरा हो बल्कि धर्म की शिक्षाओं के अनुकूल हो। महाकारुणिक बुद्ध ने जो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री की जो बात कही है उसके अनुकूल हो। नहीं तो हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से उसे हम घसीट रहे होंगे, उसे हम ढो रहे होंगे, और न तो उसमें कोई आनंद होगा, न उसमें कोई प्रसन्नता का भाव होगा, और न वो समाज के लिए बहुत आदर्श स्थिति में आ पाएगा। और बहुत बार मैं 2-3 छोटे-छोटे निवेदन आपसे करूं, और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कुछ साथियों के मन में ख्याल आता हो कि पारस जी तो अपनी जीवन संगिनी से झगड़ा नहीं करते क्या, या फिर व्यक्तिगत रूप से इनका खुद का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ आपको ये बात कि जब से धम्मभूमि से जुड़ा हुआ है, श्रद्धेय बंते जी की बातों को सुना है, समझा है, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास किया है, पिछले 8-10 सालों के वैवाहिक जीवन को याद करूं तो मुझे याद नहीं आता कि हम दोनों में कभी झगड़ा हुआ हो। कभी कभार साल में 1-2 बार अगर गुस्सा आया भी एक दूसरे पे तो चुप रह लेते हैं कुछ देर के लिए। ये हो सकता है कि 2 घंटे फोन पे बात नहीं करेंगे, 3 घंटे बात नहीं करेंगे, लेकिन उस गुस्से के भाव को भी, उस गुस्से के विपरीत पलों को भी जब आप मौन रहकर कुछ देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं और फिर जब बातचीत सामान्य हो जाती है, तब आप कहते हैं कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी थी, या फिर आप अगर ऐसा नहीं करते तो मेरा मूड खराब नहीं होता। तो इतना सा कहकर भी काम चलाया जा सकता है। और ये बात भी श्रद्धेय भंते जी से सीखी, धम्मभूमि से ही सीखी कि बहुत छोटी-छोटी चीजें, कि सब्जी में नमक है कि नहीं, चाय फीकी तो नहीं रह गई क्या, कपड़े प्रेस हुए कि नहीं हुए, या फिर मुझे वहां जाना था, मेरा बैग पैक क्यों नहीं हुआ है। इस तरह की बातें, इस तरह के झगड़े तो मुझे याद नहीं आता कि कभी घर में हुए हो। इन विषयों पे बात भी कभी नहीं हुई, बल्कि विवाह के 2 साल तक तो मैं अपने जीवन संगिनी के साथ, जब वो नमक ज्यादा डालते थे, मैंने उन्हें कभी कहा भी नहीं कि इसमें नमक ज्यादा है। एक बार किसी दोस्त के घर खाना खाते हुए अनायास ही मेरे मुंह से निकल गई ये बात, तो उन्हें लगा कि मैं भी नमक ज्यादा डालती हूँ, अन्यथा तो मैंने उनसे कहा भी नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं जो धर्म सिखाता है, और अगर हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतार लेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपको सबसे ज्यादा समय व्यतीत करना है, अगर हम उसके साथ फ्रेंडली नहीं है, उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हमारे नहीं है, तब न केवल मानसिक तनाव रहेगा बल्कि हमारी हर एक एक्टिविटी प्रभावित होगी। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ वो बस ये है कि आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी, भले ही वो कोई रोजगार के क्षेत्र में है, कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, खासकर जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं वहां थोड़ा सा समानता का भाव स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों परिवार के अर्निंग मेंबर्स बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पे एक व्यक्ति कमा रहा हो और दूसरा व्यक्ति सिर्फ घर का काम कर रहा हो, वहां पे निश्चित रूप से एक अ, व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरे के बारे में धारणा मन में पाल लेता है कि मैं जिस पद के अनुरूप हूँ, मैं जिस पद पे हूँ, मेरी जीवन संगिनी मुझे उसके अनुसार नहीं मिली है। या फिर कोई जीवन संगिनी ये सोच ले कि मैं तो नौकरी कर रही हूँ लेकिन मेरा जीवन साथी जो है वो उस पद के अनुकूल नहीं है, तब निश्चित रूप से, जैसा श्रद्धेय बंते जी कहते हैं, महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का रंग रूप महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो सदाचारी है कि नहीं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अपने जीवन साथी का सम्मान करते हुए, और उसे ये एहसास करवाने की बजाय कि वह सिर्फ घर का काम करती है, हर एक काम में उनकी राय ली जानी चाहिए। और आप जब निर्णय थोपने लगते हैं, बहुत छोटी सी छोटी बात से लेकर घर के तमाम बड़े निर्णयों तक, जब आप उन्हें सहभागी बनाते हैं, एक बहुत ही बेहतर मानव संसाधन के रूप में अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, तब निश्चित रूप से आपका जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। एक सवाल ये हो सकता है कि, और ये हो सकता है कि वास्तविक समस्या हो, कुछ जीवन साथी या जीवन संगिनी
ऐसी भी हो सकती है जो लगातार समझाने के बाद भी हम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रही है, या फिर जिनके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, और वो लगातार अपनी गलतियों को, अपनी मूर्खताओं, या फिर यूं कहें कि का वो धर्म के प्रतिकूल जीवन जी रही थी, पहले व्यतीत कर रही थी, ठीक वैसा ही बनाए रखती है, वैसा ही जारी रखती है। तो निश्चित रूप से इस दशा में कोई एक व्यक्ति बड़ा परेशान होता है मानसिक रूप से, और एक मानसिक परेशानी से बचने के लिए क्या हम तब भी अपने जीवन साथी को, अपने जीवन संगिनी को स्वीकार करते रहें, उनके द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़नाओं को सहन करते रहें, जब हम जानते हैं कि सामने वाला गलत ट्रैक पे है, गलत काम कर रहा है, और हमारे बार बार समझाने के बाद भी न तो वो बच्चों को गुस्सा करना छोड़ रहा है, बच्चों को पीट देता है, हमारे बार बार टोकने के बाद भी पीट देता है कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष, बार बार समझाने के बाद भी, जैसे किसी जीवन साथी को ये बात स्वीकार नहीं है कि मेरी जीवन संगिनी जो है कपड़ों पे बहुत ज्यादा अपव्यय करती है, बहुत अनावश्यक ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी शॉपिंग करती रहती है। हो सकता है किसी जीवन संगिनी को ये बात ठीक न लगती हो कि मेरा जीवन साथी शराब पी के घर पे क्यों आता है हर दिन, या शराब पीकर जो है झगड़े क्यों करता है। किसी जीवन संगिनी को ऐसा भी हो सकता है कि अपने जीवन साथी के दोस्त पसंद न आते हो, कि ये इन लोगों के साथ उठता बैठता क्यों है। किसी जीवन संगिनी को ये प्रतीत हो सकता है कि मेरा जीवन साथी जो जो इसने आदतें विकसित कर रखी है वो ठीक नहीं है, ये बदलता क्यों नहीं है अपने आप को। और ठीक यही बात कोई जीवन साथी अपनी जीवन संगिनी के बारे में भी सोच सकता है। तो यहाँ दो सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक, जो महाकारुणिक बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही कि जहां तक हो सके हम समायोजन करके चलें, और बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से निकल रहा हो तो फिर तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत तथागत ने दिया, जिसे हम उपेक्षा का सिद्धांत कहते हैं। इग्नोर करना, उपेक्षा करना किसी की। जब हम इस बात को जान जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूं कि यदि किसी महिला को इस बात पे ऐतराज हो कि मेरा जीवन साथी बार बार अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों में चंदा क्यों देता है, वो धम्म के कार्यक्रमों में बार बार दूर दूर तक यात्राएं क्यों करता है, या फिर कोई महिला ये कहे कि पिछले 2 साल से हम अपनी रिश्तेदारी में नहीं गए हैं, लेकिन आप अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में हर संडे कहीं बाहर निकल जाते हैं, तब निश्चित रूप से हो सकता है उस महिला को लगे कि मैं ठीक बात कह रही हूँ, क्योंकि वो जिस भौतिकतावादी परिवेश में पली बड़ी है, जिन लोगों के बीच में रहती है, वहां सारे के सारे लोग खुद तक सीमित हो सकते हैं, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक सीमित हो सकते हैं, और जीवन साथी जो काम कर रहा है वो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बताया गया समाज के अनंत लोगों के कल्याण का काम है। तो यहाँ पे बातें मैच तो नहीं कर रही है, लेकिन जीवन साथी को न तो झगड़ा करने की जरूरत है, और न ही ऐसी जीवन संगिनी से निराश होने की जरूरत है, बल्कि उसे अपना काम जारी रखने की जरूरत है, और ऐसी बातों को इग्नोर कर लेना चाहिए। और रही बात इस शिकायत की कि रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं जाते हैं, भाई भतीजों के पास क्यों नहीं जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत उनका सहयोग भी कर देना चाहिए, बिल्कुल वन वे होकर कि मैं तो 100% समय जो है वो समाज के नाम जाऊंगा, समाज को ही दूंगा, परिवार को कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप गृहस्थ जीवन में, जब आप गृह त्याग करके निकल पड़ते हैं कि मैं भिक्षु बन गया हूँ, मैं परिव्राजक बन गया हूँ, मैं नागरिक बन गया हूँ, तब अलग बात हो जाती है कि आपने अपने घर से संबंध विच्छेद कर लिया है पूरी तरह से, तब आपका जीवन समाज के नाम है। लेकिन उस परिवार का हिस्सा रहते हुए, जहाँ पे पारिवारिक दायित्वों का जिम्मेदारी हम पे है, या फिर रिश्तेदारों के जो कोई भी ओकेजनल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे के सारे अटेंड न करना सही, लेकिन जो बहुत आवश्यक हो उनमें चले जाना, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि हम परंपराओं को मान रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन संगिनी की मानसिक शांति के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। और वहां पर भी यदि हम ठीक ढंग से समझा पाए तो बेहतर है, समझौतावादी होने की बजाय। तो मैं आज के इस चर्चा के माध्यम से बस अंतिम निवेदन यही करूं कि जितना हो सके धम्म की शिक्षाओं को, धम्म की बातों को, महाकारुणिक बुद्ध ने जो 4 प्रकार बताए जीवन साथियों के, उन चारों में से जो अंतिम प्रकार था, चौथा प्रकार था कि जहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ महिला है, श्रेष्ठ जीवन साथी है, श्रेष्ठ जीवन संगिनी है, हम उसके अनुरूप व्यवहार करें, उसके अनुरूप आचरण करें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो पाएगा, तभी हम धम्मभूमि के प्रयासों को ठीक ढंग से अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। बातें इस विषय पे अनंत की जा सकती है, बहुत सी हो सकती है, बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं भी हो सकती है,
लेकिन दो तीन शुद्ध रूप में दो तीन बातें, एक मध्य मार्ग का और जहां तक हो सके समायोजन करने की बात, दूसरे की भावनाओं का ख्याल करने की बात, और फिर अगर बिल्कुल ही कोई नासमझ बनने का प्रयास करे तो हम इग्नोर करने का भाव अपने मन में पाल लेंगे। फिर हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखें कि ये मेरी बातों को मानेगा, तब दुखी होने से बचा जा सकता है, इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। और कोई सवाल हो तो हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।